नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है इसका पार्ट 1 पे चर्चा कर लिया था। अब ये जो है इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, जिस पर हम लोग जो है संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप जा कर के देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने आज से जा रहे हैं। चलिए हम लोग विधायिका शुरू करते हैं। लेजिस्लेचर में सबसे पहला जो चर्चा में रहा वो संसदीय समितियाँ। और चर्चा में क्यों रही? क्योंकि विगत सत्र में सभी विधेयकों को संसदीय अस्थायी समिति के समीक्षा के बिना ही क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया था। इसलिए ये संसदीय समितियां चर्चा में हैं कि भाई इनका काम क्या है, और यदि इनके बिना काम के ही सभी विधेयक पारित कर दिए जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा और उससे फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें वीडियो में देखा जाएगा। तो संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संसदीय समितियां हम दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां और एक तदर्थ समितियां। तो अस्थायी समितियां जो है प्रकृति में अस्थायी होती हैं और इनका सृजन जो है प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। और जो तदर्थ समितियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं, जो सौंपे गए कार्य को केवल करती हैं। अगर वो कार्य समाप्त तो वो भी समाप्त हो जाती हैं, ठीक। तो होता क्या है कि अब संविधान में उनकी संरचना, कार्यकाल इत्यादि के बारे में कोई खास प्रावधान नहीं है। इन सभी का जो निर्धारण होता है वो दोनों सदनों के नियमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। समितियों का जो निर्धारण होता है वो दोनों सदनों को नियमों द्वारा किया जाता है। कार्यकाल क्या होगा, कैसे क्या होगा, नियम क्या होंगे, कार्य कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि विस्तृत समीक्षा करना और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना। जो समितियां होती हैं उनके द्वारा काम क्या क्या होता है। गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से ये काम करती हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण को बनाए रखती हैं और विपक्ष की सहायता भी करती हैं। संबंधित हितधारकों से संलग्नता बनाए रखती हैं और वित्तीय विवेक बनाए भी रखती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं कौन? संसदीय समितियां। तो अगर समितियों का जो है रोल नहीं लिया जाएगा और ऐसे ही विधेयक पारित कर दिए जाएंगे तो थोड़ा सोचने वाली बात है, इसलिए ये न्यूज़ में बने हुए हैं। आगे देखते हैं आचार समिति। आचार समिति द्वारा लोकसभा सदस्यों हेतु आचार संहिता निर्मित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक। हम जानते हैं कि राज्य सभा में एक आचार संहिता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा में अभी नहीं है। तो उसी पर जो है बात चल रही है, ठीक है। यह दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करता है और उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा भी करता है, ठीक है। और ये किसी प्रकरण में ये स्वतः संज्ञान ले सकता है और उसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। अगर ये समिति बनती है तो इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक। राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता 2005 में निर्मित कर दी गई थी, लोकसभा के लिए भी करना बाकी है। आगे देखते हैं विशेषाधिकारों का उल्लंघन सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे के संबंध में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। किसके? राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे के संबंध में ये प्रस्तुत किया गया था। अब विशेषाधिकारों के प्रकार हम थोड़ा चर्चा डालते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या होता है। सामूहिक विशेषाधिकार, जैसे कि सदन की कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को अवर्जित करना और गुप्त बैठकें आयोजित करना, और जो प्रेस हैं उनको संसदीय कार्यवाही में सही रिपोर्ट जो है छापने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन अगर वो गुप्त बैठक हो रही है तो उन मामलों में ये उपलब्ध नहीं है। केवल संसद ही अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है और कोई नहीं कर सकता। सदन की कार्यवाही जैसे भाषण, मतदान इत्यादि को न्यायालय जो है जांच नहीं कर सकता। तो ये हैं सामूहिक विशेषाधिकार। और व्यक्तिगत में क्या होता है कि जैसे किसी सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात गिरफ्तारी से सुरक्षा, यानी किसी संसद सदस्य की 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और यह सुरक्षा केवल सिविल मामलों तक ही है, आपराधिक मामलों तक नहीं है। यदि उसने कोई अपराध किया है तो ऐसा हो भी सकता है, ठीक।
संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए और संसद सत्र के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थिति के लिए ये उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं व्यक्तिगत रूप से। तो सामूहिक रूप से ये और व्यक्तिगत रूप से इतनी सारे विशेषाधिकार हैं जो आपको जानना चाहिए। आगे देखते हैं विशेषाधिकार के बारे में। वर्तमान में ऐसा कानून नहीं है जो विधि निर्माताओं के सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो संहिताबद्ध करता है, लेकिन जो अलग अलग हैं जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, संसद के विभिन्न कानून और दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपराएं, न्यायिक व्याख्याएं, इन सभी के माध्यम से जो है वो बन गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और उनके सदस्यों हेतु 105 के तहत संसद और 194 के तहत राज्य विधान मंडल में इनके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और वो विशेषाधिकार कई सारे हैं जिनको आप देख सकते हैं। सदन में वाक्य अभिव्यक्ति, भाषण, मुद्रण और जो भी कार्य संचालन है, संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करना। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत या विकृत तथ्य प्रदान कर उस सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही जानना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा विशेषाधिकार समिति पर चर्चा डालते हैं। तो संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में विशेषाधिकार संबंधी अस्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा विशेषाधिकार संबंधी अस्थायी समिति में क्रमशः 15 और 10 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें अध्यक्ष और सभापति नामित करते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है, दल परिवर्तन विरोधी कानून। ये हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के 17 बागी विधायकों को निरर्ह घोषित करने के वहां के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के निर्णय को मान्य ठहराया, लेकिन जो बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि जो कर्नाटक विधानसभा के 17 बागी विधायक हैं उनको निरर्ह घोषित किया जाता है और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी रोक लगा दिया था। इस पर उच्चतम न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि जो है निरर्ह घोषित करना तो ठीक है, ये आपके अंडर में है, लेकिन चुनाव के लिए रोकना ये आपके अंडर में नहीं आता है। और साथ ही जो है न्यायालय ने संसद से कहा है कि भाई इस निमित्त कोई नियम भी बनाए ताकि जो है ये लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की ये जो पावर है इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसमें पक्षपात भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद को संविधान संशोधन के लिए भी कहा है कि ताकि जो अध्यक्ष द्वारा अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके दल बदल विरोध के तहत अयोग्य ठहराए जाने का निर्णय लेने की अनन्य शक्ति है उसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पक्षपात अब हो रहे हैं और संभावना भी बढ़ रही। अब हम देखते हैं दल बदल परिवर्तन विरोधी कानून। तो 10वीं अनुसूची में है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा स्थापित की गई थी। विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधायकों के दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित करने हेतु प्रक्रिया को उपलब्ध करती है। अध्यक्ष के पास न तो एक व्यक्ति की निरर्हता की अवधि तय करने जिसके लिए उन्होंने निरर्ह घोषित किया है और ना ही उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित करने की शक्ति है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष के पास ना तो निरर्ह व्यक्ति की अवधि तय करने का पावर है कि भाई तुम कितने दिन या कितने महीने साल तक तुम निरर्ह रहोगे, और ना ये तय करने की शक्ति है कि चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये दोनों शक्ति अध्यक्ष के पास नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि आपको जानना है। ठीक, तो कानून के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के यदि किसी भी सदस्य को निरर्हित किया जा सकता है यदि उसके तमाम सारे
जो रूल हैं कि निरर्ह घोषित किया जाता है किस कंडीशन में। पहला नंबर, वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग कर देता है, और दूसरा, सदन में मतदान के दौरान राजनीतिक दल के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करता है, यानी कि सचेतक। हर दल के अपने व्हिप होते हैं और वो लोगों को सदन में उपस्थिति के लिए जो है सचेत करते रहते हैं। तो अगर व्हिप के आदेश नहीं मानते हैं तब, और या व्हिप जो है जिस तरफ मतदान करने को कहता है उसके उल्टे मतदान करते हैं तब, या मतदान में उपस्थित रहते हैं तब, ऐसे कंडीशन में किया जा सकता है। यह उन स्वतंत्र सदस्यों, मनोनीत सदस्यों जो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इतनी कंडीशंस हैं। अगला देखते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों पर लागू होता है। अपवादतः है विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता के जोखिम के बिना अपना दल परिवर्तन कर सकते हैं। यह कानून किसी दल को किसी अन्य दल के साथ विनय करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि अगर कोई दल किसी दल के साथ विलय करना चाहता है और विलय करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन शर्त है कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अगर 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हैं और वो दूसरी दल में विलय कर लिया जाता है तब भी वहाँ पर निरर्हता का मामला नहीं आएगा। यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद से मुक्ति के उपरांत फिर वो अपने दल से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। संबंधित जानकारी उच्चतम न्यायालय द्वारा दल विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या क्या पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक पुनर्लोकन के अधीन है? तो 1992 में कि होलोहानवाद में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो अध्यक्ष का आदेश है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बस आपको इतने ही याद रखना है। और विनिश्चय हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए समय सीमा है, तो ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से एक याचिका पर कहा था कि भैया 4 सप्ताह के अंदर निर्णय दो, लेकिन कोई फिक्स समयावधि नहीं है। तो ये अध्यक्ष का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई समयावधि निर्दिष्ट अभी तक नहीं की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ विधान परिषद के उत्पादन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया कि भैया हमारे यहाँ से विधान परिषद जो है हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विधान परिषद का सृजन और उत्पादन। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार यदि संबंधित राज्य की विधानसभा है, संबंधित राज्य की विधानसभा विधान परिषद के उत्पादन या सृजन का संकल्प पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा विधान परिषद का उत्पादन या इसका सृजन कर सकती है। ठीक है, तो संबंधित राज्य की जो विधानसभा है यदि ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि भैया हम यहाँ विधान परिषद बनवाना चाहते हैं तो संसद ऐसा संकल्प पारित कर देगी, वो बन जाएगा। और जहाँ पर है वहाँ की विधानसभा यदि ऐसा संकल्प पारित कर दे कि हम यहाँ से अपना विधान परिषद हटवाना चाहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी संसद ऐसा संकल्प पारित कर देगी और वहाँ से विधान परिषद हट जाएगी। तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में ऐसा किया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में आ गया। आगे देखते हैं कि इस प्रकार के संकल्प को विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत, यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही सब एग्जाम में थोड़ी थोड़ी बारीकियां पूछा जाता है कि कितने का बहुमत चाहिए। तो कम से कम 2/3 का बहुमत उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संसदीय विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 168(1) में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 2 सदन वाले राज्यों के नाम शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें से उसका नाम हटा दिया जाएगा या उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। ठीक, संसद की यह विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी यही पूछती है
कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और ये जो है 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जैसे कि अनुच्छेद 2-3 में होता है। ठीक, चलिए, अर्थात साधारण बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद वाले वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 6 ठो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऊपर वाले में से कुछ आपको कॉन्सेप्ट देगा तो नीचे वाले में से कुछ एक आध दो फैक्ट भी डाल देगा कि बताओ भैया कहाँ है कहाँ नहीं है, और 1 2 3 1 2 ही कौन सही है, बस इसी में फंसा ले जाता है। राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियाँ, राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की अगर हम शक्तियाँ देखें तो बिल्कुल कोई भी शक्ति नहीं है। ये हर एक मामले में विधानसभा का अधीनस्थ है। ठीक है, एक काम जो कर सकता है कि विधान परिषद अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए विधेयक को रोक सकता है, पहली बार 3 माह और दूसरी बार में 1 माह, बस। इसीलिए इसे केवल विलंबनकारी सदन कह सकते हैं या एक परामर्शदात्री निकाय कह सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, विपक्ष का नेता सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष के नेता पद की योग्यता के लिए आवश्यक सदन के कुल सदस्यों की न्यूनतम 10% प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए एक बार ये पुनः चर्चा में आ गया। तो विपक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए कि 1/10 सीटें प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वो अब की बार फिर किसी भी दल को नहीं मिला। इस नाते ये एक बार पुनः जो है चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष के नेता से संबंधित कुछ तथ्य हैं। विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है। विपक्षी नेता वेतन और भत्ता 1977 से शक्ति प्राप्त होती है। यह विपक्ष में सबसे अधिक संख्या वाले दल का नेता होता है। ठीक है, और यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसकी मान्यता दी गई है। ठीक, अब देखते हैं कि विपक्ष के नेता को मान्यता देते समय अध्यक्ष को 1956 में जारी लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर गणपूर्ति नहीं होती है, यानी सदस्यों की संख्या 1/10 के बराबर किसी की भी नहीं है, तो विपक्ष के नेता का दर्जा देने के लिए अध्यक्ष या सभापति बाध्य नहीं होता है। ठीक, तो जैसे बड़ी विपक्षी दल है, यदि उसे गणपूर्ति नहीं होती है, यानी 1/10 नहीं प्राप्त होते हैं, तो ज़बरदस्ती बाध्य भी नहीं है कि भैया विपक्ष का नेता बनाओ। प्राप्त ही नहीं है तो नहीं बनाएंगे, उसका मन कहा तो बना देगा, नहीं कहा तो नहीं बनाएगा। अब जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जो पॉइंट आपको जानना है। और विपक्ष का नेता हम जानते हैं कि कई सारे पैनलों का सदस्य होता है, CBC, CBC, CBI निदेशक, लोकपाल, जैसे तमाम सारे जो संवैधानिक पदों की नियुक्ति होती है, तो उस पैनल में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि अभी राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों ने विधेयक प्रस्तावित किया जो उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा को हटाने और राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव करती है। अब देखेंगे गैर सरकारी सदस्य विधेयक के बारे में। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? जो संसद में कोई मंत्री ना हो। ठीक है, सदस्य तो हो संसद का, लेकिन कोई मंत्री ना हो। तो अगर वो कोई मंत्री नहीं है और उसके बाद भी विधेयक लाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ठीक है, और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को स्वीकार्यता पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा कि भैया तुम्हारा ये विधेयक स्वीकार किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, और गैर सरकारी विधेयक सूचीबद्ध किए जाने के लिए सदस्य द्वारा कम से कम 1 माह पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, जबकि सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक सत्र के में अधिकतम 3 गैर सरकारी जो है सदस्यों के विधेयक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो यही मेन पॉइंट आपको केवल जो है ध्यान में रखना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार को ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, केवल शुक्रवार को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतिम बार जो कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ वो कब हुआ? 1970 में। 1970 के बाद अभी तक
कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कुल 14 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 5 राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए, पारित किए जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रावधान इसमें दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवारों के खर्चे के लिए कितने 70 लाख रुपए निर्धारित किए हैं। उम्मीदवार के लिए कितना 70 लाख, जबकि राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसार पर कोई सीमा नहीं है। तो उम्मीदवारों के लिए 70 लाख और राजनीतिक दल पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार का ये 70 लाख है, ये बैंक खाता खोलो और जो भुगतान करना है वो चेक के माध्यम से करना है। तो उम्मीदवारों के लिए 70 लाख की सीमा है, और जबकि राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर खर्च करने की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है विधेयकों का विपगत, ठीक है, लैप्सिंग ऑफ बिल सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने उस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया जो लोकसभा में समय की बर्बादी करने वाले विधेयक के विपगत को स्वचालित बनाता है। अब विपगत विधेयकों के लिए प्रावधान क्या है, जैसे कि अनुच्छेद 170 विधेयक के पुनः स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है। कौन, अनुच्छेद 107। तो ये इम्पोर्टेंट है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित विधेयक विघटित हो जाते हैं। किसके, लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित विधेयक विपगत हो जाते हैं। कौन कौन से, हम देखते हैं। लोकसभा में प्रारंभ और विचारणीय विधेयक, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में प्रारंभ किया गया और लोकसभा में विचारणीय है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोकसभा लैप्स कर जाती है तो विधेयक भी लैप्स कर जाएगा। राज्यसभा द्वारा प्रारंभ और पारित, जो लोकसभा में विचाराधीन है, तो अगर कोई विधेयक राज्यसभा में प्रारंभ कर दिया गया और पारित कर दिया गया, फिर उसके बाद वो कहाँ आया, लोकसभा में आया, लेकिन अभी लोकसभा में विचाराधीन है, ऐसे ही कंडीशन में ये लोकसभा विघटित हो गई, तो यानी कि वो विधेयक भी विघटित हो जाएगा। अगला, लोकसभा द्वारा प्रारंभ और पारित किया गया विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है, तो ऐसा विधेयक जो लोकसभा में प्रारंभ किया गया और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन वो राज्यसभा में गया हुआ है और अभी उस पर विचार चल रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वो विधेयक भी विघटित हो जाएगा। अगला, राज्यसभा द्वारा प्रारंभ कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा संशोधित से लौटा दिया गया हो और राज्यसभा में विचाराधीन हो, विघटित हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जिन इन कंडीशनों में विधेयक विपगत हो जाता है। और आगे हम देखेंगे कि वो कौन से कंडीशन में है, कौन से कंडीशन हैं जिन कंडीशन में लोकसभा विधेयक विपगत नहीं होता है। कौन सा, राज्यसभा में विचाराधीन कोई भी विधेयक लेकिन वो लोकसभा द्वारा पारित ना हो, विपगत नहीं होता है। अरे भाई, जब राज्यसभा में अभी शुरू ही हुआ है, उस पर विचार चल ही रहा है, लोकसभा में वो आया ही नहीं दर्शन करने, तो लोकसभा विघटित हो जाए या ना हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो विधेयक विपगत नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन होने के पूर्व किसी विधेयक हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान। तो यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर दिया है, उसके बाद यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो वह विधेयक विघटित नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जानेंगे। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, तो दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक जो पारित कर दिया गया है और अभी वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, ऐसी कंडीशन में यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी वह विधेयक विघटित नहीं होगा। अगला, दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था और वो राष्ट्रपति के पास गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो तीनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो। ये बहुत क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके बच्चों को फंसाता है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इन कंडीशनों में जो विधेयक होता है वो समाप्त नहीं होता है। आगे देखिए, लाभ का पद तो बहुत पुराना मामला है। ये दिल्ली का विधेयक, मतलब उसमें दिल्ली विधानसभा के विधेयकों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। अनुच्छेद इसमें देखना है 102 1A और 191 1A। ये राष्ट्रपति, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, ठीक है। ना तो संविधान में और ना ही लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। ये चीज़ आपके काम की है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए कि लाभ का पद हम मानते किसे हैं, ये भी एग्ज़ाम में पॉइंट बाय पॉइंट बना के दे दिया जाता है। तो एक वाद था, ठीक है, जिस वाद के तहत उच्चतम न्यायालय ने कई सारे प्रश्नों को रेखांकित किया, और वो क्या थे कि क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई, क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है, क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है, ठीक है, क्या वह इस कार्य सरकार के लिए कर रहा है, क्या कार्यों के संपादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है। या फिर जया बच्चन वाद में उन्होंने कहा कि ऐसा पद जो किसी लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ को प्रदान करने में सक्षम हो, उसे लाभ का पद कहा जाएगा। अब लाभ का पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं, अपितु लाभ की संभावना भी एक निर्णायक कारक है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में ही लाभ मिले, यदि उस पर लाभ की भविष्य में भी अगर संभावना बन रही है तो वो भी एक लाभ का पद माना जाता है। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि दो नई समितियां, कौन कौन से, निवेश और विकास मंत्रिमंडल समिति और रोजगार तथा कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति, ये दो नई समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। इस कारण जो है ये चर्चा में आ गया है। तो मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं कि ये संविधानेतर निकाय हैं और इनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 में दिया गया है, जिसके तहत जो है इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अब कई सारे जो है इसमें समितियां हैं, उनका काम क्या क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। नई वाले में हम लोग देखेंगे क्या था, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसमें काम क्या होगा, कौशल विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, पहलों को दिशा प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य वृद्धिशाली अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए जनसांख्यिकी लाभांशों को लाभ प्राप्त, कार्यबल को रोजगार क्षमता बढ़ाना है, ठीक है। कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना यानी रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने, उनकी कारणों को पहचान करना, यही सारी चीज़ें कर करके ये काम करेंगी, ठीक है। मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़ करके प्रधानमंत्री उपयुक्त 6 समितियों का अध्यक्ष होता है, तो देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ठीक। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में पहला जो आता है वो नीति आयोग आता है, ठीक है। क्या, नीति आयोग, नीति का आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, ठीक है। तो राजीव कुमार अभी इसके उपाध्यक्ष बने रहे और गृह मंत्री अमित शाह को पदेन सदस्य इसमें नियुक्त कर दिया गया है। पहले वर्ष 1950 में क्या थी, योजना आयोग थी, ठीक है। उसके बाद में अभी 2015 में क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति
ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह क्या है? सरकार के एक थिंक टैंक यानी विचार मंच और परामर्शी निकाय है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। आयोग के कार्य क्या होते हैं? महत्वपूर्ण निर्देशात्मक रणनीतिक इनपुट प्रदान करना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण तथा इनके समेकन तंत्र को देखना और उसका विकास करना, सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से, ये इम्पोर्टेंट है, यही देखना है। नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अवसरों तक समतावादी पहुंच और सहभागितापूर्ण और स्वीकार्य शासन, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो ये जो है इनके काम हैं। आगे देखेंगे नीति आयोग का प्रदर्शन। तो नीति आयोग जो है विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, जैसे कि प्रदर्शन और उनका मापन करता है, राज्यों को और रैंकिंग भी प्रदान करता है। ठीक है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी साथ लॉन्च किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च किया है। ठीक है। बहुत सारी योजनाएं चला रहा है जो राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम ADP, सबका साथ सबका विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, तमाम सारे कार्यक्रम जो है ये नीति आयोग द्वारा चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी क्षेत्रों में सुधार, ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग द्वारा ही चलाई जाती है। अटल मिशन इनोवेशन, जो कि अभी जल्द ही एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 और महिला उद्यमिता मंच WEP, तो ये सारे कार्यक्रम जो है नीति आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। पहले देखिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं CFF को अधिक युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं होती हैं। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये योजनाएं राज्य सूची एवं समवर्ती सूची क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। ठीक है। और इन योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का सबसे बड़ा घटक होता है। ठीक है। तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं कि भाई राज्य जो है इन योजनाओं को देखेगा, संचालित करेगा और उसके लिए जो है केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब जो है भारत में योजना काल के आरंभिक वर्षों में CFF की संख्या सर्वाधिक थी। उदाहरण 5वीं पंचवर्षीय योजना तक 190 थी, 9वीं तक 360 हो गई थी। ठीक है। अब धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। तो CFF के प्रकार दिया है, यहाँ कई प्रकार के होते हैं। अति महत्वपूर्ण योजना, जिसमें राज्यों की भागीदारी आवश्यक होती है, इसमें तमाम सारे मनरेगा वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। फिर दूसरी होती है महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें भी राज्यों की भागीदारी अनिवार्य है। सामान्य राज्य में 60-40 का रेशियो रहता है और विशेष में 90-40 का रेशियो रहता है जो इनको अनुदान मिलता है। इसमें तमाम सारी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं में के काम करता है। अगला जो प्रकार है वो वैकल्पिक होता है। राज्य चाहें तो साथ दें चाहे ना दें, इसमें 50-50, विशेष के लिए 80-20, ये 2 योजनाएं हैं। ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये कि CFF को युक्ति संगत बनाने हेतु किए गए उपाय, विचार विमर्श में राज्यों की भागीदारी। ठीक है। अब ने कहा है कि राज्य की कार्यान्वित एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण को समाप्त कर दिया जाए और वर्तमान में CFF हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं। CFF की संख्या में कमी, वर्तमान में CFF की संख्या 66 से घटा करके 28 कर दी गई है। कितनी? 66 से घटा करके 28 कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंदी भाषा का संवर्धन।
तो सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की साझी भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव पारित किया। अब हिंदी के प्रोत्साहन हेतु कुछ संवैधानिक आधार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उनका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्या हिंदी? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 120 और 210 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों को कार्य संचालन हेतु हिंदी अथवा अंग्रेजी के प्रयोग का विकल्प प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 393 कहता है कि संघ की भाषा जो है हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 344 कहता है कि हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग तथा उनके प्रयोजनों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, वो राष्ट्रपति करेगा। यानी 344 में राजभाषा आयोग जो है प्रत्येक 10 साल बाद राष्ट्रपति जो है करेगा। अब कुछ भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि अनुच्छेद 29 जानते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा और 350B भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान में ऑलरेडी वर्णित हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषी सूत्र 3 भाषा प्रणाली वस्तुतः 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा। तो एक हिंदी रहेगी, एक अंग्रेजी और एक संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा को संबंधित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आधिकारिक दस्तावेज में देश भर में हिंदी की शिक्षा को एक नीति के रूप में निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया था। कब? 1968 में। ठीक है। चलिए, राज्य अनेक दशकों से द्विभाषा सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं। द्विभाषा सूत्र, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है। अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केरल और छत्तीसगढ़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम, केरल और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 131 क्या है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य, एक और भारत सरकार या एक और किसी राज्य या फिर राज्यों के मध्य या फिर 2 या अधिक राज्यों के मध्य यदि ऐसा कोई विवाद आता है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। इसी को हम उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। तो अनुच्छेद 131 के तहत कोई मामला अगर आता है तो क्या केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्निहित भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हुई आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता कहाँ तक विस्तारित नहीं है, यानी अगर कोई संधि है, करार है, प्रसंविदा है, वचन है और सनद है, इन सब पर जो है आरंभिक अधिकारिता लागू नहीं होती है। अंतर्राज्यीय नदी हो तो इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया है। भारत सरकार और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई वाद हो तो वो भी जो है आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता। आरंभिक अधिकारिता केवल भारत सरकार और राज्य या भारत सरकार और राज्यों या राज्यों के मध्य मामले आते हैं तो वही केवल आरंभिक अधिकारिता की श्रेणी में रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय की और सारी अधिकारिताएं हैं। सलाहकारी अधिकारिता हैं जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाह प्रदान करता है। अपीलीय अधिकारिता है 142 के तहत जो है इसमें अपील किया जा सकता है।
और असाधारण आरंभिक अधिकारिता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं अनुच्छेद 71 के तहत वो केवल उच्चतम न्यायालय में ही दायर किए जा सकते हैं। रिट की अधिकारिता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करता है। 5 होते हैं, कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, ठीक है, ये संबंधित रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो चर्चा में रहा अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे का अधिकार समाप्त कर दिया है। इस कारण जो है ये चर्चा में है, तो इसको देखते हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध है जो इस राज्य को पृथक संविधान होने के साथ साथ विशिष्ट शक्तियाँ जो है वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार केवल रक्षा हो, विदेश मामले और वित्त और संचार, ये 3 चीज़ों को छोड़ करके अगर कोई भी कानून प्रवर्तन हेतु संसद को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार, इन 3 चीज़ों को छोड़ करके और भी यदि कोई मामला आता है तो उस पर जो है संसद को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, ये विशेषाधिकार थे। और जो अनुच्छेद 35 से था वो क्या था? 370 से व्युत्पन्न हुआ था, जो अस्थायी निवासियों को उनके विशेषाधिकार, विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करता था और जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्तियाँ प्रदान करता था। तो ये हो गया 370 और अनुच्छेद 35A। संबंधित तथ्य देखेंगे, राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 प्रख्यापित किया है। इसमें उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या है कि वो सभी प्रावधान जो जम्मू कश्मीर है तो एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते हैं अब निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी जो पृथक संविधान का मामला है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 35A स्वतः निरसित हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि साथ ही राष्ट्रपति ने उक्त आदेश का प्रभाव व्युत्पन्न प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए एक सांविधिक संकल्प को अनुमोदित किया, जिसमें कहा गया, जिसमें यह अनुशंसा की गई है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हैं, यानी राष्ट्रपति 370 को निष्प्रभावी करते हैं, यानी 370 समाप्त करते हैं। साथ ही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर 2 संघ शासित प्रदेश में विभाजित कर दिए गए, जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा है और लद्दाख जिसमें विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो ये 2 काम हुआ। अब देखेंगे कि 370 और 35A का निरसन कैसे संभव हुआ, या केवल एक राष्ट्रपतीय आदेश है। ठीक है, अब ये कहा गया था कि अगर इसमें कोई संशोधन करनी हो तो जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो इसके पहले क्या किया गया कि 367 में भी संशोधन किया गया और कुछ प्रावधान बनाए गए। ठीक है, कि उसमें एक प्रावधान था विधानसभा की अभिव्यक्ति, यानी उसको अब विधानसभा कर दिया गया कि विधानसभा कर दिया गया, हाँ, कि अब संविधान सभा तो है नहीं, यानी अब उसको विधानसभा ही माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रावधान और हैं कि राज्य की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा, उसको भी क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। और वहाँ कर दिया गया क्या कि वहाँ की सरकार का जो है सहमति मानी जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद कह दिया गया कि वहाँ की सरकार की सहमति मानी जाएगी। अब देखिए, चूँकि जम्मू कश्मीर में क्या था, उस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन था, तो यानी राज्यपाल की सहमति को जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। तो बहुत चालाकी से काम किया गया। जो संविधान सभा था उसको हटा करके विधानसभा किया गया और फिर उसमें संशोधन करके ये कहा गया कि विधानसभा नहीं है, वहाँ की सरकार की सहमति ही मान्य होगी।
अब चूँकि उस समय राष्ट्रपति शासन था तो उसमें राज्यपाल के हाथों में होता है, तो यानी राज्यपाल की सहमति को ही सरकार की सहमति मान करके और ये काम कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि उठाए गए कदम से संभावित निहितार्थ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या क्या होगा। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान अब पूरी तरीके से लागू होगा। जो अलग ध्वज था वो अब नहीं होगा। जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का था वो करके 5 वर्ष कर दिया जाएगा। और जो उनकी एक अलग रणवीर दंड संहिता थी अब वो नहीं लगेगी, अब भारतीय दंड संहिता लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अब जैसे उसमें पहले राज्यपाल शासन लगता था, अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। लेकिन चूँकि अब ये संघ शासित प्रदेश हो गए तो बात अलग होगी। अब वहाँ के जो महाविद्यालय हो गए उनमें एडमिशन और सरकारी नौकरियों में केंद्रीय कोटा कानून भी लागू होगा। लोक संपत्ति और निवास का अधिकार भी प्राप्त हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम भी अब वहाँ लागू होगा। और पहले कुछ प्रावधान था कि अगर राज्य के वहाँ की यदि स्त्रियाँ किसी अलग राज्य के पुरुष से विवाह करती हैं तो उनकी महिलाओं की संपत्ति का अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाता था। अब वह अवैध घोषित कर दिया गया कि उनको वंचित नहीं किया जाएगा। तो इतने सारे प्रभाव होंगे जो आपको जानने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनर लाइन परमिट। सुर्खियों में क्यों है कि मणिपुर ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट ILP प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो अब अगर मणिपुर में घूमना है तो वहाँ पे एक ILP इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ेगा। ILP क्या है? एक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP के तहत संरक्षित राज्य में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। विदेशी पर्यटकों के लिए एक अलग है, उसे PAP कहते हैं। तो PAP यानी प्रोटेक्ट एरिया परमिट, तो विदेशियों के लिए PAP और भारतीय नागरिकों के लिए ILP। ठीक है, वर्तमान में यह प्रणाली 4 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लागू है। ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक इन राज्यों में से किसी का निवासी नहीं है तो वह ILP के बिना इन राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता है। और या फिर ILP ले लिया है तो उसमें जितनी अवधि लिखी है उतनी अवधि तक ही वो निवास करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से हुआ। ठीक है, तो अब ये जो है पहले से ही था। अब ये जो है 1950 में भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश प्रजा को भारत के नागरिक शब्दावली के साथ जो है प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, और ये जो है शुरू में अंग्रेज़ों ने लागू किया था। अंग्रेज़ों ने ऐसा लागू किया था क्यों? क्योंकि इसमें बाहरी लोग प्रवेश ना कर पाएँ और जो ब्रिटिश लोग हैं, ठीक है, ब्रिटिश लोग हैं, वो अपना व्यापार और व्यवसाय वहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकें। फिर उसी को थोड़ा सा संशोधित करके ये वहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ILP को संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इन परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है कि भारतीय राज्यों से संबंधित लोगों जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, इंडिजिनियस पीपल, उनके हितों की रक्षा के लिए और उनकी चिंताओं के समाधान के लिए ये ऐसा काम किया गया है। ठीक, पूर्वोत्तर परिषद चर्चा में क्यों है? क्योंकि पूर्वोत्तर परिषद का बजट जो है 30 प्रकार वंचित क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद के बजट का 30% अब जो है इनके विकास के लिए लगेगा। ठीक, तो पूर्वोत्तर परिषद क्या है? 1971 2002 में इसे संशोधित किया गया था। एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, तो हम जो 7 सिस्टर्स जानते हैं, 7 और प्लस एक
सिक्किम को मिला लेना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि 7 सिस्टर्स में +1 सिक्किम है। ठीक है, और यह सामाजिक विकास के लिए क्या है, नोडल एजेंसी है। इसमें जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और सदस्य 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नामित 3। यह परिषद क्या करती है कि सिक्किम के मामले में विशेष योजनाएं बनाती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अभी हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद का भी पुनर्गठन किया गया है। ये अनुच्छेद 63 के तहत जो है इसके गठन का प्रावधान है। सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसको पुनर्गठन किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य, केंद्र तथा संघ राज्यों से संबंधित मुद्दे एक परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, तो यह राज्य और राज्य के बीच और केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को सुधारने और मधुर बनाने के लिए काम करता है। इनका उद्देश्य मुद्दों की जांच करना, चर्चा, सलाह प्रदान करना और मध्य समन्वय को बढ़ाना है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो किसी भी समय स्थापित कर सकती है, और ना चाहे तो नहीं स्थापित करती है, यानी कंपल्सरी नहीं है। अब देखिए, इसकी संरचना में अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। विधानसभा वाले क्षेत्र हैं तो मुख्यमंत्री, और संघ शासित है तो वहाँ के प्रशासक, और राज्यपाल के अधीन है तो राज्यपाल। ठीक है, और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है इसके संरचना में शामिल होते हैं। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य का राज्यपाल परिषद की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत परामर्श और निपटान हेतु परिषद की एक अस्थायी समिति का भी गठन कर दिया गया है। उसमें अध्यक्ष के रूप में कौन है, गृह मंत्री, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री मिलकर के जो है उसमें एक समिति बनाते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव अधिनियम 2019 के माध्यम से। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, कि आपको पहले भी बताया। संविधान की प्रथम अनुसूची विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, उनके अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल हैं उनके बारे में वर्णित करता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने के लिए भी बताता है। तो अब क्या होगा, पुनर्गठन के बाद प्रत्येक के लिए लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है 1950 के तहत। अब जो एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र होगा उनके लिए लोकसभा की 2 सीटें हो जाएंगी, और मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एकीकृत संघ राज्य का विस्तार अभी जारी रहेगा। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे कि जो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या हो गई है 8 हो गई है। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। इसमें से जो जानने योग्य मेन बात है कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर 3 में विधानसभाएं हैं, 3 में विधानसभाएं हैं। छठी अनुसूची देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में यह प्रावधान किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने की अनुशंसा की है। तो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने क्या कहा है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के रूप में जो है शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब अनुच्छेद 224 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं, किसमें 244 में। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अभी पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही जनजातियों के प्रशासन में शामिल हैं। अभी लद्दाख की बात चल रही है कि लद्दाख को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अगर 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाते हैं तो इनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ये देखिए। स्वायत्त ज़िले
इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिले के रूप में गठित किया गया है। जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद है, जो 30 सदस्यों वाले पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना है। वर्तमान में ऐसी कुल 10 परिषदें काम कर रही हैं। इनकी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो भूमि, नहर आदि सारे काम जो है ये लोकल वाले, ये सारे काम जो है यही लोग अपने आप से कर लेते हैं। विषयों पर विधि निर्माण हेतु उन्हें विधायी अधिकार भी प्राप्त है, बशर्ते राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। न्यायिक मामलों में जनजातीय लोगों के मुकदमे वादों की सुनवाई हेतु ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। ठीक है। और जैसे स्थापना, निर्माण, प्रबंधन, जैसे कि विद्यालय, ये सारी चीज़ों का ये सब अपना स्वयं कर सकते हैं। कर संग्रह भी, भूमि राजस्व के आकलन, संग्रहण, करों का अधिरोपण, यानी कुल मिलाकर के एक स्वशासन टाइप से इन लोगों को सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज तक का ये जो सेशन है यहीं तक। अगले वाले पार्ट में हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, कल मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि आप आने वाला एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।